Hello students, my name is Sayyida Amna Rizwan, working as a lecturer at Iqra University, Islamabad. Welcome to my channel and welcome to another video of how to program C++, episode number 3. Today in this video, I'm going to teach you some basic examples and some advanced level of examples of conditional control structure. So let's get started. So I have shared a file in which there are some examples of conditional control structure. As you can see, example number 1, we have write a C++ program that takes age of a person and check whether the person is eligible for the driving license. ठीक है। अब आपके पास प्रोग्राम में है क्या, प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। सबसे पहले आपने देखना क्या है कि आपने यूजर से रिक्वायरमेंट्स क्या लेनी है। आपने सबसे पहले, आपको सिंटेक्स पता है कि आपने किस तरीके से अपना सिंटेक्स लिखना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, और जो बेसिक सिंटेक्स है, जिस तरह हमारे पास था हैश इंक्लूड IOStream using namespace std and main कर्ली ब्रैकेट्स। और अब ये है जो ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए हैं, इसके अंदर आपकी सारी कोडिंग होगी बेसिकली, कि आपने किस तरीके से अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना है, प्रोग्राम की आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ आपने डिक्लेरेशन करवानी है, इनिशियलाइजेशन करवानी है, यूजर से क्या लेना है, और फिर आपने किस तरीके से आउटपुट अपनी प्रिंट करवानी है, कैसे कंडीशंस अप्लाई करनी है। अब आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, हम यहाँ पे क्वेश्चन खुद लिख लेते हैं अपने पास, ताकि हमें पता लगे कि क्वेश्चन है क्या। जब भी आपने कोई चीज कमेंट्स की फॉर्म में देनी है, जो कि जिसका कोई वैल्यू नहीं होती आपके कोड के अंदर, ठीक है, तो आप इस तरीके से आराम से अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है बेसिकली। क्वेश्चन अगर आप लोग रीड करें, वेट अ मिनट। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके पास है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट टेक्स एज ऑफ अ पर्सन एंड चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस। एज शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 18 फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब आपने यूजर से रिक्वायरमेंट क्या लेनी है, उसकी एज लेनी है, एंड यू कैन इजीली चेक कि आपकी जो एज है बेसिकली बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इनपुट, के वो 18 से अबव है कि नहीं है। फिर आप कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर अपना लगाओगे, और उसके बाद आप आपकी आपकी आउटपुट जो है वो फिट होगी। अब आपके पास सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे वेरिएबल जिसको आप उसकी डाटा टाइप असाइन करते हो। अब यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है वो एज है, क्योंकि हमने यूजर से एज लेनी है और उसी के ऊपर ही काम करना है। एज आपको पता है कभी भी डेसिमल वैल्यूज में नहीं आती, आपके पास वो ज्यादातर इंट में ही आती है, बिकॉज वो पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर है विदाउट डेसिमल्स। तो हम क्या करेंगे कि इसकी डाटा टाइप हम लिखेंगे इंट, और साथ ही आगे एक वेरिएबल का नाम लिख देंगे एज। अब क्योंकि यूजर से हमने एज लेनी है, तो हम सबसे पहले डेफिनेटली प्रिंट करवाएंगे कि आप अपनी एज एंटर करवाएं, एंटर द एज। ठीक है, एंडल हम इसलिए डालते हैं हमेशा नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए, ठीक है, कि आपके पास डाटा मर्ज ना हो। ठीक है, कि लेट्स सपोज वो अगर इस तरीके से प्रिंट हो एंटर द एज, तो जो एज वो यूजर देगा वो उसके आगे ही बिल्कुल इसके साथ मर्ज ना हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे शो करवाए। और सेमी कॉलन आपके पास एक टर्मिनेटर ऑपरेटर है बेसिकली, ताकि वो लाइन ये वो टर्मिनेट कर सके और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करे। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में डैश इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आपके पास सी प्लस प्लस में हर लाइन को एंड करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने क्योंकि यूजर से इनपुट लेनी है, तो सी इन करके हम क्या करेंगे, एज लेंगे। और फिर अब हमने इस एज के ऊपर कंडीशन लगानी है कि अगर तो आपके पास जो एज यूजर ने दी है वो ग्रेटर होती है या इक्वल्स होती है 18 से, ठीक है ना, 18 से अबव होनी चाहिए या इक्वल्स होनी चाहिए। तो फिर हम मैंने आपको पहले भी बताया था, हर इफ के बाद आपने ब्रैकेट खोलनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, सी आउट करवाएंगे कि आप एलिजिबल हो, एलिजिबल फॉर ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एंड और अगर तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा एज शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 18, टेक्स एज ऑफ अ पर्सन, चेक वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। सिर्फ ये पूछा कि एलिजिबल है, ये नहीं पूछा कि एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन लिखेंगे इफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये आपके पास ज्यादा स्पेसेस आ गई हैं, तो इसको हम खत्म करते हैं। जब भी आपने डेफ सी प्लस प्लस पे अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, तो आप ये वाले बटन से या तो एग्जीक्यूट करेंगे, या फिर आप एग्जीक्यूट वाले टैब में जाके कंपाइल एंड रन को
क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आप अपने प्रोग्राम को किसी भी डायरेक्टरी में सेव करवाएं। डेफिनेटली मैं डेस्कटॉप पे ही करवाऊंगी ताकि मुझे पता हो कि मेरा प्रोग्राम किधर पड़ा हुआ है। और प्रोग्राम का नाम मैं रख देती हूँ प्रोग्राम 1। सेव। यहाँ पर आपके पास देखिए एरर आ रहा है। एरर वो क्या कह रहा है कि आपने जो यूजिंग नेम स्पेस लिखा है इसकी स्पेलिंग गलत है बेसिकली। तो वाकई ही गलत है, SP लिखेंगे हम इसको और फिर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर आप अपनी आउटपुट स्क्रीन देखें जो कि ब्लैक अपीयर हुई है, ठीक है, यहाँ पर हमने सी आउट करवाया था एंटर द एज, और ये एज ऐसे ही आपके पास प्रिंट आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डबल कोटेशंस के अंदर था। यहाँ पर ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ये बेसिकली ये लाइन नंबर 9 आपके पास एग्जीक्यूट हो रही है, सी इन एज, जिसमें वो यूजर से एज मांग रहा है। अब मैं एज लेट्स सपोज देती हूँ 34, ठीक है, आपके पास 34 एज है, और एंटर प्रेस करती हूँ तो आपके पास डेफिनेटली ये वाली जो कंडीशन थी कि एज को 18 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो तब आप जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये चीज आपके पास एग्जीक्यूट हुई है, ब्लॉक ऑफ कोड एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं दोबारा चाहूँ कि मैं दोबारा इसको कोई ना कोई एज दूँ, कोई छोटी एज दूँ, और फिर हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको 12 देती हूँ, ठीक है, तो आपके पास कोई भी आउटपुट्स में कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज हमने इस चीज की एज को लेस अगर 18 से होती है तो इस चीज की कोई कमांड हमने प्रिंट करवाई ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही एक थी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स स्टूडेंट परसेंटेज। इसको मैं कॉपी करती हूँ और अपने डेफ पे ही पेस्ट कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सामने हो तो हम उसका कोड इजीली कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन आपके पास है राइट C++ प्रोग्राम दैट टेक्स अ स्टूडेंट परसेंटेज इफ ग्रेटर देन 50 पास अदरवाइज फेल। अब इसके आगे आगे आपके पास दो कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं। एक तो पहले ये कि आपने रिक्वायरमेंट क्या लेनी है यूजर से आपने इसकी परसेंटेज लेनी है। अगर तो परसेंटेज 50 से अबव है तो डेफिनेटली वो पास है। अगर 50 या 50 से लेस है, क्योंकि जाहिर सी बात है 50 भी तो इंक्लूडेड होना चाहिए ना कहीं, लेकिन पहली कंडीशन में तो वो कह रहा है कि इफ ग्रेटर देन 50, अगर सिर्फ ग्रेटर है 50 से तो फिर आप पास हो, अदरवाइज आप फेल हो। तो फिर इसमें 50 भी इंक्लूड होगा, 50 से नीचे वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड होंगी। अब इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, हम सिर्फ इसके अंदर ही अमेंडमेंट्स अपनी करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, हमने परसेंटेज लेनी है। परसेंटेज आपको पता है कि हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिंपल वैल्यूज आए, पॉइंट में भी वैल्यूज आती है, तो हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे फ्लोट। फ्लोट परसेंटेज, ठीक है, और सेमी कॉलन। उसके बाद हम सी आउट करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एंटर योर परसेंटेज एंड एल सीन करेंगे हम परसेंटेज, ठीक है। और अब हम कंडीशन लगाएंगे। अब हमारे पास दो कंडीशन है। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन थी कि अगर 18 से अबव होता है तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, पास और फेल, ठीक है। इफ के अंदर हम लगाते हैं कि अगर परसेंटेज जो है, परसेंटेज वो ग्रेटर होती है 50 से, हर इफ के बाद आपने कर ली तो सी आउट हम क्या करवाएंगे, पास, ठीक है। और एल्स वाले के आगे कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि अगर इफ वाली कंडीशन नहीं है तो एल्स वाली क्या कंडीशन होगी। तो एल्स के आगे हम लिखेंगे सी आउट फेल। और एल्स के बाद ब्रैकेट अगर आप खोलना चाहते हैं तो बेशक खोले, नहीं खोलना चाहते तो बेशक ना खोले, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर देखें एंटर योर परसेंटेज। अब वो लाइन नंबर 9 को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहा है, और लाइन नंबर जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है वो लाइन नंबर 10 पे है कि आप अपनी परसेंटेज ऐड करें। अगर तो आप 50 से अबव परसेंटेज देंगे डेफिनेटली आप पास है। अगर 50 से नीचे देंगे या 50 देंगे तो आप फेल है, ठीक है। अगर मैं 50 इसको देती हूँ, फेल, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करती हूँ और फिर मैं इसे कहती हूँ 79, ठीक है, तो पास, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अपना प्रोग्राम रन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, स्क्रीन के गई अपनी, हाँ जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स स्टूडेंट टोटल, हाँ जी, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स स्टूडेंट टोटल मार्क्स आउट ऑफ 500। अब आपने टोटल मार्क्स नहीं, ये आपके पास समझ लिया कि आपके पास ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ठीक है, कि आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लेने हैं यूजर से, और टोटल आपके पास कितना है, 500। एंड डिटरमाइन द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। अब आपके पास ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और ये आपके पास, अब आप देखिए कि कितनी कंडीशंस आ रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो कंडीशंस है, 5 कंडीशंस है, तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, इफ एल्स इफ वाला।
ठीक है, जो थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर था। यूजर से हमने रिक्वायरमेंट क्या लेनी है, उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। और फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करने के लेने के बाद हमने परसेंटेज कैलकुलेट करवानी है, फॉर्मूला लगेगा, और फिर हमने परसेंटेज की बेसिस पे हमने इसको ग्रेड असाइन करने हैं। तो आप किस तरीके से लेंगे, आपने सबसे पहले यही वाला स्ट्रक्चर लिखना है, और यूजर से उसने आपको कहा कि आप फ्लोट मार्क्स, क्योंकि आपको पॉइंट्स में भी होते हैं, तो फ्लोट ऑब्टेन्ड मार्क्स हम इस तरह से वेरिएबल का नाम रखूंगी। टोटल मैं कह देती हूँ कितना है, 500। ये स्टेप को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, कि आपने कोई वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर दी है। और यही चीज हमें क्वेश्चन में भी दी हुई थी कि 500 टोटल है, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने यूजर से लेने हैं, और एक चीज जो हमने खुद कैलकुलेट करवानी है वो है परसेंटेज, जिसकी बेसिस पे आपको ग्रेड मिलेगा। अब सी आउट आप करवाएंगे, यूजर से आपने क्या लेना है, एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स जो यूजर ने ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, एंड डन। और सी हम करेंगे ओ बी मार्क्स। अब हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, जो कि है परसेंटेज इज इक्वल्स टू, डेफिनेटली आप ऑब्टेन्ड मार्क्स जो यूजर ने दिए हैं, जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुए हैं, उसको आप डिवाइड करवाओगे किस पे, टोटल पे। टोटल आपको दिया हुआ कितना है, 500, और मल्टीप्लाई आप करवाते हैं 100 पे, ठीक है। और सी आउट अब आप क्या करवाओगे कि आपने चेक भी करना है कि आपकी परसेंटेज आई कितनी है। परसेंटेज इज इक्वल्स टू, आपने कौन से वेरिएबल को कॉल करना है, डेफिनेटली परसेंटेज को, बिकॉज इस परसेंटेज के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है, एंड देन अब आपने कंडीशंस लगानी है। अगर तो आपकी जो परसेंटेज है वो ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 90 से, और साथ साथ दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। क्योंकि देखें, अगर एक कंडीशन का ट्रू होती है, इसमें 90 से अबव होती है, ठीक है, और मैं दूसरी वाली कहती हूँ कि नहीं, उसका ट्रू होना लाजमी नहीं है, ठीक है। तो देखें, अगर इसके दरम्यान में और लगा होता तो 90 से अबव तो 101, 102, 103 वाली वैल्यूज भी आती हैं। और लेट्स सपोज अगर ये फेल होती है, ये दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो 100 से नीचे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, जीरो भी होती है, वन भी होती है, तो हर किसी पे एक ग्रेड बनेगा। तो हमने ये काम नहीं करना, हमने करना है कि 90 से 100 की रेंज के दरमियान में कोई भी वैल्यू हो, तो तब आपको ग्रेड ए असाइन हो। तो डेफिनेटली हम फिर इसके दरमियान में एंड का ऑपरेटर लगाएंगे। फिर हम कहते हैं परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 100, या तो परसेंटेज 90 या 90 से अबव हो, और साथ साथ 100 और 100 से नीचे हो, इन दोनों दरमियान में अगर लाई करते हैं, तो हमारे पास ग्रेड कौन सा बनेगा, सी आउट ग्रेड ए, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। आगे आपने जो स्ट्रक्चर लगाना है वो लगाना है एलसीफ का। एलसीफ परसेंटेज अगर आपके पास, क्योंकि 90 और 100 तो हो गया अब आपके पास, तो 80 से लेकर 89 तक अगर होती है, ठीक है, तो आपके पास ग्रेड कौन सा बनेगा, बी वाला। क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफा। ये देखें, 80 से 89, अब अगली कंडीशन क्या, 70 से 79 के दरमियान में होनी चाहिए। तो इसी को कॉपी पेस्ट दोबारा करते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट, और हम कहते हैं 70 से 70 से आपके पास आ गई 79 तक। तो फिर आपके पास कौन सा ग्रेड बनेगा, ग्रेड सी। दोबारा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े, और फिर हम कहते हैं 60 से 69, और फिर हम कहते हैं इसका ग्रेड आपके पास क्या बनेगा, ग्रेड डी। एल्स में हम कह देते हैं कि अगर इन सारों में से कोई भी ट्रू नहीं होती तो वो एल्स वाले पार्ट में चल जाए, और एल्स वाले पार्ट में हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, और हम कह देते हैं कि वो बच्चा पर्टिकुलर फेल है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। हाँ जी, एंटर द ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स लेट्स सपोज 500 में से मैंने लिए हैं 400, 400 मैंने मार्क्स लिए आउट ऑफ 500। तो परसेंटेज मेरी कितनी बन रही है, 80, और ग्रेड मेरा कौन सा बन रहा है, बी। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज अगर 80 से 89 तक होती है तो आपका कौन सा ग्रेड बनेगा, बी। अगर मैं इसको दोबारा रन करके देखूँ और मैं इसको मार्क्स देती हूँ 20, नहीं बल्कि 200 देती हूँ, तो ग्रेड परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है, 40। और यही चीज हमने देखी थी कि अगर आपके पास 60 से 69 से नीचे, मतलब उसके बाद जो भी वैल्यूज है पीछे वाली, तो वो फेल में आएगा। तो आपके पास डेफिनेटली परसेंटेज 40 बन रही है, तो आप फेल है, ठीक है। और एक और हम इसको एग्जांपल देते हैं, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपके पास 350 मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 500, तो परसेंटेज आपकी क्या बन रही है, 70, और ग्रेड आपका बन रहा है सी। तो आपको देखो कि 70 से 79 तक आपका ग्रेड कौन सा बन रहा है, ग्रेड सी, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसी को सारे को रेज करते हैं till this। और बाकी सारा स्ट्रक्चर आपके पास वही है, क्वेश्चन भी आपके पास, रिमूव करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है कि आपके पास है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। जितने आपने नंबर ऑफ यूनिट्स लिए हुए होंगे उतने ही आपके पास आपका बिल जनरेट होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर तो पहला 100 यूनिट्स, यानी कि 1 से लेकर 100 तक यूनिट्स अगर आपने कंज्यूम किए हुए हैं, लेट्स सपोज किसी ने 70 यूनिट्स कंज्यूम किए हुए हैं, तो उसका जो रेट लगेगा पर यूनिट के हिसाब से वो कितना लगेगा, 10। अगर तो ऐसा कोई बंदा है जिसके घर में बहुत ज्यादा अप्लायंसेस चल रही हैं और उसके यूनिट्स 100 से एक्सीड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 100 यूनिट्स, 101 से लेकर 200 तक उसके दरमियान में कोई यूनिट्स उसकी वैल्यू थी, लेट्स सपोज मैंने 150 यूनिट्स कंज्यूम की, या मैंने 170 किए, या मैंने 199 किए, तो तब मेरा जो पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगेगी, 15। और अगर ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कोई, लेट्स सपोज दुकान है, शॉप है, ठीक है, जिसमें वो आपकी बहुत ज्यादा अप्लायंसेज इस्तेमाल हो रही होती हैं और आपके यूनिट्स 200 से एक्सीड कर गए, तब आपका पर यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 20। तो लेट्स सपोज अगर मेरी कोई कॉस्ट होती है, मेरे यूनिट्स जो है वो 75 कंज्यूम हुए, तो 75 क्योंकि इस रेंज में आ रही है तो आपको यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 10। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर मेरे कोई 150 यूनिट कंज्यूम हुए तो फिर मेरा पर यूनिट रेट कितना बन रहा है, 15। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 15। और अगर मेरे लेट्स सपोज 300 यूनिट कंज्यूम है, तो ये डेफिनेटली थर्ड वाली कंडीशन है, इसमें आपके पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 20। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, तो तब आपका जो बिल है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने आपको एक केस स्टडी दी हुई है, कंज्यूमर यूजेस 250 यूनिट्स। तो डेफिनेटली आपके पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दिस वन। तो 250 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, और आपके पास आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे कर। हमें इसमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, यूनिट्स। और आपको पता है यूनिट्स आपके पास फ्लोट में तो नहीं होते, पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होती हैं आपके पास, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपके पास विदाउट डेसिमल होती हैं। तो हम इसकी डेटा टाइप रखेंगे इंट, और साथ ही वेरिएबल का नाम रखेंगे यूनिट्स। यूजर से हम क्या लेंगे, यूनिट्स लेंगे, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स, और सीन हम करवाएंगे यूनिट्स। अब हम कहते हैं कि इफ, अगर तो यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर होते हैं, इक्वल्स टू होते हैं 1 से, और साथ से यूनिट्स जो हैं वो 100 तक होते हैं, ठीक है। अगर इस रेंज में लाई करते हैं तो फिर हमारे पास पर यूनिट की बिल कितना होगा, बिल इज इक्वल्स टू आपके पास यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना रेट था, 10, ठीक है, 10 कॉस्ट का आ रहा था। और यहाँ पर अभी हमने बिल को डिक्लेयर नहीं करवाया, बिल भी हम इसको डिक्लेयर करवाएंगे। नेक्स्ट हम करवाएंगे एल्स इफ, अगर तो आपके पास यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर इक्वल टू होते हैं 101 के, और साथ साथ यूनिट्स जो है वो 200 तक जाते हैं, ठीक है। इस रेंज में अगर आपके यूनिट लाई करते हैं तो फिर आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। लास्ट हम कहते हैं कि अगर जो है वो 200 से एक्सीड कर जाती है यूनिट्स ग्रेटर देन 200, ठीक है, एलसीएफ करेंगे, एलसीएफ, तो फिर हम करेंगे बिल इज इक्वल्स टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। लास्ट में हम लिखते हैं एल्स सी आउट। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं होती तो डेफिनेटली आपने इनवैलिड कोई वैल्यू दी, लेट्स सपोज वो माइनस में कोई वैल्यू दे देता, -5, तो डेफिनेटली माइनस में तो कभी भी बिल नहीं बनता क्योंकि यूनिट्स आपके माइनस में नहीं होते, ठीक है। इनवैलिड यूनिट्स इनपुट, ठीक है, एंड अब क्योंकि आपने बिल जो है वो प्रिंट भी करवाना है तो आप क्या करेंगे, बिल इज इक्वल्स टू, और कौन से वेरिएबल को कॉल करेंगे, बिल वाले को। जो भी इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो वाली कैलकुलेशन होगी और वो वाला आपके पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज उसने क्या एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स, हम कहते हैं कि उसने नंबर ऑफ यूनिट्स यूज किए हैं 50,
ठीक है। तो 50 के ऊपर कितनी कॉस्ट जा रही थी, एक यूनिट की 10, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको पता है कितना हो जाएगा, 500। तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बिल इज इक्वल्स टू 500। एक और दफा इसको रन करके देखते हैं और इसको कोई और आउटपुट देते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको देती हूँ 200, ठीक है। 200 में आपकी कॉस्ट कितनी पड़ रही थी, 15। तो 101 से लेकर अगर 200 तक जा रहे हैं तो 200 की कॉस्ट अगर 15 थी पर यूनिट की, ठीक है। तो 200 यूनिट को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बिल कितना आ रहा है, 3000, ठीक है। अगर हम 200 से एक्सीड कर देते हैं, हम कहते हैं कि आपके यूनिट जो है वो 300 तक जा रहे हैं, तो फिर आपका बिल कितना बन रहा है, 6000। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो 6000 ऐसी वैल्यू आ रही है, हम चाह रहे हैं कि अगर रुपीज भी साथ लिखा हुआ है तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए करेंगे बिल इज इक्वल्स टू रुपीज, और अब इस तरीके से आपके पास बिल जनरेट होगा 20, ठीक है। बिल इज इक्वल टू रुपीज 200, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लीप ईयर का, कि आपने फाइंड आउट ये करना है कि पर्टिकुलर जो ईयर है आपके पास वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो डेफिनेटली हम यूजर से क्या लेंगे, कोई ईयर लेंगे और फिर उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि आइदर कि वो लीप ईयर बनता है कि नहीं बनता। अब आपके पास है क्या, डेवलप अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन whether a given year is a leap year or not. A year is a leap year if it is divisible by 4। अब आपका कंडीशन क्या है कि लीप ईयर तब बनेगा अगर वो पर्टिकुलर ईयर जो है वो 4 पे डिवाइड होता है और 100 पे डिवाइड नहीं होता, और या फिर वो 400 पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हम कंडीशन लगाएंगे हमारे पास, क्योंकि एंड लीप ईयर जो होता है वो हमेशा विदाउट डेसिमल होता है, तो हम लेंगे ईयर, ठीक है। और सी आउट हम करवाएंगे एंटर द ईयर, ठीक है। सीन हम क्या करवाएंगे, ईयर। अब हमने कंडीशन लगानी है, अगर तो आपका जो ईयर है, ठीक है, मॉड्यूलस किस पे डिवाइड होना चाहिए, 4 पे, और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये मॉड्यूलस का साइन होता है, ये रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो पर्टिकुलर ईयर एलेक्ट्रो में 2000 डालती हूँ वो 4 पे अगर डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, ईयर जो आपके पास 100 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। या फिर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर उसने कहा था कि जो ईयर है वो आपके पास डिवाइड हो जाए 400 पे, या तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो आपका लीप ईयर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सी आउट द एंड द, नहीं, आप कहोगे कि वो जो ईयर है जो आपने डाला है ऊपर, ठीक है, ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है। इस वाले ईयर के अंदर आपकी वो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जो यूजर को ईयर देगा, ठीक है। एल्स में हम क्या कहोगे, डेफिनेटली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका सी आउट आप करवाओगे ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। अब आप इसको रन करें, ईयर को देते हैं 2000 देते हैं, तो 2000 इज अ लीप ईयर, ठीक है। अगर मैं इसको देती हूँ 2024 विच वॉज आई थिंक लीप ईयर, पिछला साल लीप ईयर ही था 2024, ठीक है। तो 2024 इज अ लीप ईयर। लेकिन अगर मैं इसको देती हूँ 2025, ये वाला जो ईयर था, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं था, ठीक है, 2025, तो 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो लीप ईयर की कंडीशन क्या थी कि या तो वो 4 पे डिवाइड हो जाए, 4 पे पूरा तरीके से डिवाइड हो जाए कि उसका रिमाइंडर 0 बचे। तो जब इस तरीके से रिमाइंडर भी देना होता है तो आप मॉड्यूलस का साइन लगाते हो, ठीक है, डिवाइड का नहीं लगाते। और साथ साथ ईयर जो है वो 100 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि जब आप उस पर्टिकुलर 2000 को 100 पे डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, या फिर हो जाए कि आपका जो पर्टिकुलर ईयर है जो आप डाल रहे हो, 2000 डाल रहे हैं, 1999 डाल रहे हैं, 2025 डाल रहे हैं, वो 400 पे फुली डिविजिबल हो और उसका 0 रिमाइंडर हो, तो तब आपका वो ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास।
आप कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर सिमुलेट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब आपके पास आ गई है स्विच स्टेटमेंट जिसमें आपके पास केसेस आ जाते हैं, ठीक है। आपने इनपुट क्या करवाना है, कोई करेक्टर करवाना है RYG, और उसकी बेसिस पे आपने स्टॉप गेट रेडी और गो करवाना है, ठीक है। अब आपने यूजर से इनपुट क्या लेनी है, बेसिकली आपने यूजर से इनपुट लेनी है कि आपने कोई करेक्टर डालना है, और करेक्टर वो क्या होना चाहिए, या तो वो रेड होना चाहिए, या वो ग्रीन होना चाहिए, या वो येलो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी डेटा टाइप क्या रखेंगे, 4, बिकॉज इट्स अ सिंगल करेक्टर, ठीक है। और फिर आप देंगे सिग्नल, ये कलर कह दें आप, ठीक है। और उसके बाद आप करवाओगे सी आउट एंटर दी कलर, सीन आप क्या करवाओगे कलर, ठीक है। अब आपने क्या करवाना है, स्विच करवाना है। स्विच किसके ऊपर लगेगा आपका, स्विच आपका लगेगा कलर के ऊपर। ये आपके पास आप कहते हो कि ब्रैकेट ओपन होगी, और केस पहला कौन सा केस आपके पास पड़ेगा, रेड का, ठीक है। तो अगर केस रेड होता है तो आप सी आउट क्या करवाओगे, आप करवाओगे स्टॉप, और यहाँ पे यूज करोगे ब्रेक, ठीक है। अगर तो आपके पास केस होता है ग्रीन, ये फिर येलो आता है आपके पास, ठीक है। तो आप सी आउट क्या करवाओगे, सॉरी इसको भी आपने इस तरह बनाना था, ये आप कहोगे गेट रेडी, एंड और फिर आप करवाएंगे ब्रेक। लास्ट केस आपके पास बनेगा रेड ग्रीन येलो और ग्रीन, ठीक है। अगर ग्रीन को प्रेस करता है तो आप सी आउट करवाओगे वो, ठीक है। जो ग्रीन पे वो ही होता है, रन होता है, जो भी रन कह देते हैं। और फिर आप लगाएंगे ब्रेक, फिर आप लगाएंगे डिफॉल्ट, जिस आप एल्स लगाते हो इसमें आप डिफॉल्ट लगाओगे, सी आउट करवाओगे इनवैलिड मान, ठीक है। और रिटर्न जीरो वैसे ही रहेगा। एंटर द कलर इन कैपिटल, एंटर द कलर रेड ग्रीन येलो, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर तो वो आपके पास कलर उसने लिया RGY, और यूजर जो भी करेक्टर प्रेस करेगा, लेट्स को वो R करता है, तो R वाला क्या होगा, इस केस के अंदर रन होगा, ठीक है। इधर जाएगा स्टॉप होगा, ठीक है, ब्रेक कर जाएगा, आपका प्रोग्राम बस खत्म हो जाएगा। आपको बस शो करवा देगा स्टॉप। अगर वो G प्रेस करता है तो इस वाले केस के अंदर जाएगा, रन आपके पास आउटपुट आ जाएगी, और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वो वाई प्रेस करता है तो इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, गेट रेडी आपके पास प्रिंट करवाएगा और ब्रेक कर जाएगा प्रोग्राम। लेकिन अगर इसके अलावा कोई करेक्टर देता है, लेट्स सपोज वो पिंक दे देता है, कुछ और भी दे देता है, ब्लू दे देता है, ये कुछ भी, ठीक है। तो फिर आपके पास डिफॉल्ट में क्या आएगा, इनवैलिड कमांड। अब इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि आपके पास ब्रेक के बाद सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, ठीक है। एंटर द कलर RGY, इनमें से कोई एक कलर एंटर करना है। अगर मैं R करती हूँ स्टॉप, ठीक है। अगर तो मैं करती हूँ Y, तो गेट रेडी, ठीक है। और अगर मैं ग्रीन करती हूँ, ग्रीन रन, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज ब्लू का B करती हूँ, ठीक है, या वॉयलेट का V करती हूँ, B, ठीक है, इनवैलिड कमांड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से करना है। अब अगर इसी प्रोग्राम को मैंने इफ एल्स इफ से करना हो, ठीक है, बिकॉज दो से ज्यादा कंडीशन है तो इफ एल्स इफ ही लगेगा। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, हम ये सारा कुछ रिमूव करते हैं, और हम लिखते हैं इसके अंदर इफ जो आपने कलर दिया है वो इक्वल्स टू होता है किसके, R के, ठीक है। तो हर इफ के बाद आपने कर्ली ब्रैकेट खोलनी है, हम सी आउट करवा देंगे स्टॉप,
हो गया। फिर हम कहेंगे एल्स इफ, अगर तो कलर जो है वो इक्वल्स टू होता है किसके, आपके पास येलो के। तो फिर हम क्या करवाएंगे, सी आउट गेट रेड। ये एल्स इफ की ब्रैकेट ओपन हुई, ये क्लोज होगी, ठीक है। इसके बाद हम दोबारा लगाएंगे एल्स इफ, अगर तो आपके पास जो कलर है वो इक्वल्स टू होता है किसके, रेड ग्रीन, ग्रीन के, जी से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे सी आउट गो सेमीकोलन। और लास्ट में हम कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी नहीं होता तो फिर हम सी आउट क्या करवा दें, इनवैलिड कमांड रिटर्न जीरो एंड दैट्स, रन करते हैं। सेम वही आपके पास आउटपुट आएगी। लेट्स सपोज मैं ग्रीन प्रेस करती हूँ वो, ठीक है। अगर मैं प्रेस करती हूँ येलो तो आपके पास क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो, टेम्परेचर कन्वर्टर विद रेंज क्लासिफिकेशन। आपके पास है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड प्रिंट वेदर इट्स कोल्ड, मॉडरेट और हॉट। अब आपने क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, किस में लेना है, सेल्सियस में लेना है। और कंडीशन आपके पास क्या है कि अगर तो टेम्परेचर आप 10 से नीचे डालते हो तो कोल्ड होगा, 10 से 30 के दरमियान में डालते हो तो मॉडरेट होगा, और हॉट डाल, अगर 30 से अबव होगा तो डेफिनेटली हॉट होगा, ठीक है। तो हम, हमारे पास क्या होगा बेसिकली कि हम उसमें टेम्परेचर लेंगे, बल्कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे बिकॉज इस बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें जस्ट आपने टेम्परेचर लेना है और फिर आपने कंडीशंस लगानी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन एम्प्लॉय हैज वर्क मोर देन 5 years गिव देम अ 10% बोनस ऑन द सैलरी, अदरवाइज नो बोनस। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने पहले तो नंबर ऑफ ईयर्स लेने हैं एम्प्लॉय से, ठीक है, यूजर से लेने हैं। तो एक आपके पास वेरिएबल आ जाएगा एक्सपीरियंस, आप लिख लें। तो एक्सपीरियंस अगर वो 5 देता है तो आपके पास डेफिनेटली उसका कितना बोनस लगेगा, 10%, ठीक है, या 5 से ज्यादा है, ठीक है। बल्कि वर्क मोर देन 5 years, तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, मोर देन मीन्स कि 5 से ज्यादा होना चाहिए, 6 7 8 अप टू सो ऑन। तो आप 10% बोनस लगाओगे, अदरवाइज आप कह दोगे कोई बोनस उसका नहीं है। तो हम इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, हम पहले तो लिखेंगे इन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका विदाउट डेसिमल होगा, 5 6 7 2 3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे, एंटर योर एक्सपीरियंस यूज, ठीक है। सीन क्या करेंगे, एक्सपीरियंस। अब हम कहते हैं इफ अगर एक्सपीरियंस ग्रेटर होता है 5 से, तो फिर हम कहते हैं कि 10% उसका बोनस लगा दें। तो बोनस अमाउंट, इधर ही आप इसको बेशक आप लोग करवा दो, लोड करवा दो, लोड बोनस अमाउंट इज इक्वल्स टू, आपने जितनी उसकी सैलरी है, लेट्स सपोज, ठीक है, सैलरी कितनी है उसकी जो कि आपने यूजर से लेनी है वो आपने लेनी है, ठीक है। सी आउट एंटर योर सैलरी, क्योंकि सैलरी के ऊपर ही बोनस लगना है तो सैलरी इज इम्पोर्टेंट, सैलरी सेमीकोलन, और यहाँ पर आपने सैलरी को डिक्लेयर भी करवाना है। हाँ, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आपने करवाना है, फॉर्मूला लगाना है। और आपने फिर करवाना है, बोनस अमाउंट आपके पास कैलकुलेट हो गई। अब आपने क्या करना है, सैलरी इज इक्वल्स टू, जो सैलरी पहले थी, सैलरी प्लस बोनस अमाउंट। लेट्स सपोज उसकी सैलरी पहले 5000 थी, तो आपने बोनस कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब 5000 के अंदर उसकी जब बोनस अमाउंट कैलकुलेट होगी तो वो उसकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और अब आपने इसको प्रिंट भी करवाना है, तो आप क्या कहेंगे, सी आउट दी सैलरी आफ्टर बोनस इज, कितनी सैलरी बनेगी, सैलरी का वेरिएबल का कैलकुलेट कर लेंगे, एंड यू गॉट
बाकी ये पहले लिखना। यू नॉट। एल्स में हम क्या लिखेंगे कि अगर इसके अलावा कोई भी चीज नहीं होती फिर, तो फिर हम कह देते हैं नो बोनस। तो आपने यहाँ पर क्या करवाया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया। अगर एक्सपीरियंस 5 से अबव होता है तो फिर आपके पास ये वाली कंडीशन रन होगी, अदरवाइज आपका एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। सैलरी लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि सैलरी के ऊपर ही आपकी बोनस अमाउंट चलेगी। और यहाँ पर ये जो बोनस अमाउंट है, इसको बेशक आप लोग यहाँ पर लिख लें, फिर इज कंफ्यूजिंग, वो फ्लोट बोनस अमाउंट, यहाँ से इसका फ्लोट हटा दें। तो बोनस अमाउंट को किस तरह कैलकुलेट करना है, जो सैलरी है उसके ऊपर 10% लगाया है, तो 10% उसके ऊपर लगाया तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट है ना, तो 10 डिवाइड बाय 100। और उसके बाद आपने जो सैलरी थी, ये बोनस अमाउंट आपने कैलकुलेट कर ली, ये बोनस अमाउंट इस पर्टिकुलर सैलरी के अंदर आपने ऐड ऑन कर देनी है। तो फिर इसीलिए आपने सी आउट करवाया कि यू गॉट दिस परसेंट दिस बोनस, आपको ये यू गॉट बोनस अमाउंट ये, एंड द सैलरी आफ्टर बोनस इज, ये सैलरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। एंटर योर एक्सपीरियंस ईयर, लेट्स गो 6 डालते हैं, एंड एंटर योर सैलरी, मैं कहती हूँ 10,000 सैलरी। यू गॉट 1000 एंड द सैलरी आफ्टर बोनस इज 11,000। अच्छा, यहाँ पे 1000 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे यू गॉट 1000 बोनस भी आना चाहिए ना। तो दोबारा रन करते हैं। लेट्स गो 7 है, एंटर सैलरी 20,000। यू गॉट 2,000 बोनस अमाउंट एंड द सैलरी आफ्टर बोनस इज 22,000। 20,000 पहले था, आपने 2,000 का बोनस लग गया उसके ऊपर, तो फिर 22,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है नंबर साइन चेकर। इनपुट एनी इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डेफिनेटली अगर जीरो से अबव है तो पॉजिटिव नंबर है, जीरो से कम है तो नेगेटिव नंबर है, और अगर इक्वल्स टू जीरो है तो फिर आपके पास नंबर जो है वो जीरो है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, डेवलप अ प्रोग्राम दैट चेक लोन एलिजिबिलिटी। लोन एलिजिबिलिटी किसके ऊपर जा रही है, सैलरी 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर एलिजिबल होगा। अगर सैलरी 30,000 से ज्यादा है, क्रेडिट स्कोर 600 से ज्यादा है, तो पार्शली एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो आप नॉट एलिजिबल है। तो इसमें आपने दो चीजें यूजर से लेनी है, एक तो आपने सैलरी लेनी है और दूसरा आपने क्रेडिट स्कोर लेना है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। इसको करेंगे कैसे कि आपने इंट करना है, और आपके पास क्वेश्चन था सैलरी, इंट सैलरी, और साथ ही आपके पास क्रेडिट स्कोर। सी आउट करवाएंगे फिर, और सैलरी, और सीन हम क्या करवाएंगे, सैलरी। सी आउट हम क्या करवाएंगे, एंटर योर क्रेडिट स्कोर। सीन हम क्या करवाएंगे, क्रेडिट स्कोर, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। हम कहते हैं कि अगर आपके पास सैलरी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, ये इन्होंने कंडीशन आपके पास दी हुई 50,000 से, और साथ साथ दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। क्रेडिट स्कोर 700 से ज्यादा होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 700। फिर आप क्या करोगे, आप कह देते हो सी आउट एलिजिबल। एल्स इफ में जाते हो आप, एल्स इफ
और आप कहते हो कि अगर जो सैलरी है वो ग्रेटर होती है किससे, 30,000 से, 30,000 से, और साथ साथ क्रेडिट स्कोर ग्रेटर होता है किससे, 600 से, 600 से। तो फिर आपको वो कहता है कि आप पार्शली पार्शली इलिजिबल हो। और एल्स में वो आपको कहता है कि अगर इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, मतलब इस इन दोनों की कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर आप सी आउट क्या करवाओगे, नॉट, कोर्स में लिखना है, नॉट एलिजिबल। अब हम इसको रन करते हैं। सैलरी सैलरी वो लेट्स सपोज आपसे लाख रुपए है आपकी, ठीक है, और क्रेडिट स्कोर आपका 4,000, 40,000 पे, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये सारी केस स्टडीज रन करके एक एक दफा देख लेनी है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास है सिंपल कैलकुलेटर बनाना है आपने यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू नंबर्स एंड एन ऑपरेटर एंड परफॉर्म द corresponding ऑपरेशंस। तो हम इसको किस तरह करेंगे, स्विच से करना है हमने। हम सबसे पहले तो लेंगे इंट, ठीक है, और नंबर लेंगे, नंबर 1, क्योंकि दो नंबर्स के ऊपर करना है ना, तो हम N1 और N2 कर देते हैं। एक हमने उससे करेक्टर लेना है, ठीक है, जो प्लस माइनस ये करेक्टर्स हैं आपके पास, तो हम इसको कहेंगे ऑपरेटर, ओपी बस कर देते हैं। सी आउट हम करेंगे एंटर द नंबर 1, सी इन क्या करेंगे, नंबर N1 सॉरी, और इसी तरह सी आउट एंटर द नंबर 2, और सी इन क्या करेंगे, N2। फिर हम कहते हैं कि अगर नहीं सॉरी हमने स्विच से करना है, फिर हम कहेंगे सी आउट एंटर द ऑपरेटर हैंडल, और सीन हम क्या करेंगे, ओपी। अब स्विच हमने किस पे लगाना है, डेफिनेटली ऑपरेटर पे लगाना है, ओपी के ऊपर, ठीक है, इन्हीं में से स्विच करता रहेगा ना, क्या प्लस है माइनस है क्या है, ठीक है। तो हम करेंगे केस नंबर 1 बनाएंगे। केस नंबर पहला आपके पास केस कौन सा, क्योंकि जब भी आपके पास करेक्टर डाटा टाइप होती है तो केस हम जो बनाते हैं वो सिंगल कोट्स में बनाते हैं। आपको याद होगा हमने जब केस 1 2 3 बनाया था, या 1 2 बनाया, तो फिर आपके पास क्योंकि डाटा टाइप इंट में है तो उसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे। जब भी डाटा टाइप आपके पास 4 में होगी, जैसे हमने पहले रेड ग्रीन ब्लू किया था, येलो किया था, उसको भी हमने सिंगल कोट्स में ही लिखा था। तो पहला करेक्टर भी आपके पास क्या आएगा, प्लस का। आप क्या करोगे, आप करोगे सी आउट सम ऑफ N1 एंड N2 इज, आप क्या करेंगे, N1 प्लस N2 एंड N, और ब्रेक, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ये 4 दफा, पहला प्लस का हो गया, दूसरा आपके पास माइनस का हो गया, फ्रैक्शन रिजल्ट ऑफ N1 N2 इक्वल टू N1 माइनस N2, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ N1 N2, यहाँ पर आप लिखेंगे स्टार, फिर आप क्या कहेंगे, स्लैश, और कहेंगे रिजल्ट ऑफ एन N1 2 इज N1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है। फिर हम कहेंगे डिफॉल्ट, जो कि एल्स वाला पार्ट होता है आपके पास, इसमें हम कह देते हैं सी आउट इनवैलिड वन, टर्न 0, एंड दैट्स इट। हम कहते हैं नंबर 1 हम 2 डालते हैं, और नंबर जो 2 है वो हम 5 डालते हैं, और ऑपरेटर हम कहते हैं कि स्टार का है। तो प्रोडक्ट ऑफ N1 and N2 इज 10, 5 2 ज़र 10, ठीक है। एक और दफा रन करते हैं, 10 डालते हैं, 20 डालते हैं, ऑपरेटर कह रहे डालें, तो ऑपरेटर को हम कहते हैं प्लस डालते हैं, ठीक है।
ठीक हो गया। देखो और दफा डालते स्लैश वाला, डिवाइड करके देखते हैं। हम कहते हैं 10 और 20, लेट्स बहुत बड़ा नंबर डालते हैं और हम स्लैश डालते हैं। रिजल्ट ऑफ, तो ये डिवाइड क्योंकि नहीं होता, आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है ना, ठीक है, तो दैट्स में वो जो पॉइंट से पहले वाला जो जीरो है जस्ट उसने वो ले लिया। अब हम इन सारी आउटपुट को खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको क्या कहता है, डिस्काउंट ऑफर सिस्टम है आपके पास, ठीक है। इफ अ कस्टमर परचेजेस मोर देन रुपीज 10,000, ये 10,000 से ज्यादा की आपने शॉपिंग किया तो आपने 20% डिस्काउंट देना है। अगर आपने 5,000 से 10,000 का दिया है तो फिर आपने 10% डिस्काउंट देना है। और अगर आपने इनके अलावा कुछ किया हुआ है तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी आपने बोनस कैलकुलेट किया था, ठीक है, कि बिल के ऊपर आपने पहले डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। तो जो बिल बनेगा, लेट्स सपोज जो भी बिल है आप यूजर से ले रहे हो, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 20 डिवाइड बाई 100, तो वो आपकी बोनस अमाउंट निकल आएगी, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट निकल आएगी। उस डिस्काउंट को आपने माइनस करना है उनके टोटल बिल में से, तो फिर आपके पास बिल निकल आएगा जो अब आपका बिल बनेगा। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अम, आपके पास है एंड बिल, ठीक है, डिस्काउंट। फिर तो मतलब सी आउट क्या करेंगे, एंटर द बिल, सीन बिल। फिर हम कहते हैं इफ बिल जो है वो आपके पास, बिल आपके पास मोर देन 10,000 होना चाहिए, तो 20% डिस्काउंट है आपके पास। बिल ग्रेटर देन 10,000, तो फिर आपका डिस्काउंट कितना लगेगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। फिर आपने करना है बिल इज इक्वल्स टू बिल माइनस डिस्काउंट। बिल से में क्या करेंगे आप, दो कंडीशंस हैं आपके पास। कि अगर परचेज 5,000 से 10,000 के दरमियान होती है तो आप कहते हो कि बिल जो है वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 5,000, और साथ साथ बिल जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 10,000 के। तो फिर आपके पास जो बनेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू बिल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये बनेगा। और बिल इज इक्वल्स टू बिल माइनस डिस्काउंट। लास्ट है आपके पास एल्स सी आउट नो डिस्काउंट, और सी आउट आप करवा देंगे बिल इज इक्वल्स टू बिल आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू रुपीज बिल। अब इसमें हमने क्या किया, बिल लिया, ठीक है, बिल लेने के बाद अगर तो बिल 10,000 से ज्यादा का होता है तो हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया। डिस्काउंट कैसे कि उस 10,000 के ऊपर हमने 20% का डिस्काउंट लगा दिया। 20% है तो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बिल। अब जो आपको जो भी आपका पहला बिल बन रहा था उसमें से आपने माइनस कर देनी है वो डिस्काउंट वाली अमाउंट, तो आपका जो बिल आएगा नया, आप बिल आफ्टर डिस्काउंट, वो क्या आ जाएगा, वो नया वाला अपडेटेड बिल आ जाएगा। सिमिलरली ये कंडीशन की अगर आपका बिल 5,000 से ज्यादा, या 5,000 या 5,000 से ज्यादा और 10,000 या 10,000 से कम होता है तो फिर आपका 10% डिस्काउंट है। तो और जो डिस्काउंट के बाद आपके पास बिल आएगा वो आपको पता लग जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। बिल लेट्स सपोज मैं कहती हूँ 12,000 रुपया बना था, और बिल आफ्टर डिस्काउंट कितना बन रहा है, रुपीज 9,600। अगर मैं भी कहती हूँ कि बिल मेरा 6,000 रुपया बना, तो सेकंड कंडीशन डेफिनेटली रन होगी, 6,000। तो बिल आफ्टर डिस्काउंट 5,400, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ कि आपका जो बिल है वो 2,000 रुपया बना है, 2,000, नो डिस्काउंट, ठीक है, तो बिल आफ्टर डिस्काउंट भी 2,000 ही रहेगा आपका। ठीक हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स थ्री इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि नेस्टेड इफ यूज करके आपने ये करना है कि सबसे बड़ा आपके पास नंबर कौन सा है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स थ्री इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, इसको हम करेंगे नेस्टेड से कि हमने इफ के अंदर एक और इफ लगाना है, नेस्टेड इफ बोला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे कोड को, ताकि हमारे पास क्वेश्चन सामने रहे, और फिर हम इसको करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यूजर से कोई ना कोई नंबर लेना है डेफिनेटली, ठीक है। नंबर लेना है तो इंट एन कह देते हैं। सी आउट आप करवाते हैं एंटर द नंबर, और सीन हम कह देते हैं नन। अब हम कहते हैं इफ अगर तो ए जो है, सॉरी, बल्कि तीन नंबर लेने हैं, सॉरी, फिर एन ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी, और ए एंटर द थ्री नंबर्स। हो गया, जैसे सी इन ए, सी इन बी, सी इन सी, हो गया। अब हम कहते हैं अगर तो ए ग्रेटर होता है बी के, ठीक है, और फिर इसके अंदर ही हम कहते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो हम कह देते हैं सी आउट ए इज ग्रेटर। हो गया। नेक्स्ट हम लगाते हैं ए इज ग्रेटर, सॉरी, बी इज ग्रेटर देन ए, और बी को किससे बड़ा होना चाहिए, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे, इसको उन्होंने, क्योंकि हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने नेस्टेड इफ से करना है, इफ के अंदर एक और इफ लगाना है, तो इसी से करना है आपने। फिर हम इसको कैसे करेंगे, सी आउट बी इज ग्रेटर। हो गया। यहाँ पर हम एल्स इफ कर देते हैं, और लास्ट में हम कह देते हैं एल्स सी आउट सी इज ग्रेटर। डेफिनेटली इनमें से कोई कंडीशन नहीं होगी, तो आपके पास यही कंडीशन होगी। इसको हम रन करते हैं। यहाँ पर आपको एरर दे रहा है, हाँ जी, आपने सेमी कोलन नहीं लगाया हुआ, यहाँ पे भी आपने सेमी कोलन नहीं लगाया हुआ। चलिए, अगर आपके पास 5 है, 7 है, 9 है, अब आपको पता है 5 ए को शो कर रहा है, 7 बी को शो कर रहा है, और 9 सी को शो कर रहा है, तो आपके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आएगी। एरर होगा, दैट्स वाई। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक गलती ये हुई थी कि हमने एल्स इफ का इस्तेमाल किया था, जबकि उन्होंने हमें सारा इफ से ही करने के लिए कहा है, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन लगाई ए बी सी, हमने तो तीन वैल्यूज यूजर से ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया कि अगर ए बड़ा होता है बी से, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इसके अंदर ब्लॉक जाए, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन सी, और साथ साथ ए को सी से भी बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम क्या प्रिंट करा देंगे, ए इज ग्रेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं, अगर तो बी जो है वो आपके पास, बी बड़ा होता है ए से, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर वो अंदर जाएगा, अंदर वाले if को रन करेगा। अगर तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है कि बी सी से भी बड़ा है, तो फिर डेफिनेटली आपके पास बी सी से दो, बी जो है वो ए से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो फिर बी इज ग्रेटर। थर्ड में अगर अगर आपके पास इन दोनों कंडीशन में से कोई भी ट्रू नहीं होती, तो डेफिनेटली फिर इधर जाएगा, और होगा कि सी बड़ा होना चाहिए ए से। अगर ट्रू हो जाती है तो फिर अंदर वाली कंडीशन चेक करेगा, सी क्या बी से भी बड़ा, अगर बड़ा है तो फिर आप सी को कह देंगे कि सी बड़ा है ए और बी दोनों से। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर द थ्री नंबर्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 9 है, और सी की वैल्यू 10, ठीक है। तो सी इज ग्रेटर, ठीक हो गया।
ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं। student pass if all subjects have marks greater than equals to 40. If passed, also calculate division, average 50, 59, 40, 49। अच्छा जी, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, तीन सब्जेक्ट्स लेने हैं और कंडीशन लगानी है कि अगर तीनों के सब्जेक्ट के मार्क्स सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो आप प्रिंट क्या करवाओगे, सी आउट पास। और साथ साथ फिर आपने डिवीजन भी कैलकुलेट करवानी है। तो अगर जो भी इसकी परसेंटेज बनेगी तीनों की, जो कि परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, वह तीनों मार्क्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल करना है आपने, कुछ भी कर दे फिर टोटल 100 कर दें, 500 कर दें, मल्टीप्लाई बाय आपने 100 करना है। और अगर एवरेज जो है वो आपकी 60 बन रही है, मतलब कि यहाँ पर एवरेज है, सॉरी, तो एवरेज को किस तरह करेंगे, जो भी इसके मार्क्स होंगे उनको आपने डिवाइडेड बाय 3 करना है। जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं, सारों को ऐड करके लेट्स सपोज तीन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 67, 55, 44। तो इन तीनों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तीन पे, थ्री पे, क्योंकि थ्री सब्जेक्ट्स, तो जो एवरेज बनेगी वो फिर आपने इन कंडीशंस की बेस पे चेक करना है। तो अगर तो एवरेज आपकी 60 से अबव बन रही है या 60 बन रही है तो आपने प्रिंट करवाना है फर्स्ट डिवीजन। अगर 50 से 59 के दरमियान में बन रही है तो सेकंड डिवीजन, और अगर 40 से 49 के दरमियान में बन रही है तो थर्ड डिवीजन। उसके बाद आपके पास आ जाता है एटीएम कैश विड्रॉल चेक। तो जी ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें तीन ट्राइंगल्स लेने हैं और उनकी साइड्स लेनी है और फिर आपने बताना है कि ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलिंग है। तो अगर तो तीन साइड, जैसे आपने तीन नंबर्स अभी लिए थे ए बी सी, तो अगर ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी है और सी इज इक्वल्स टू ए है, तो फिर आपके पास इक्विलेटरल बनेगा। अगर तो इनमें से कोई सी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो फिर आप एंड का ऑपरेटर नहीं लगाओगे, आप और का ऑपरेटर लगाओगे, ठीक है। इफ ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज इक्वल्स बी इज इक्वल्स टू सी और सी इज इक्वल्स टू ए, तो आपके पास जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा। और एल्स में आप कह दो कि अगर तीनों साइड्स इक्वल्स नहीं होती तो वो एल्स में चली जाएंगी और आप सी आउट करवा दोगे कि स्केल है आपके पास ट्राइंगल। अच्छा जी, आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैंने समझा दिए हैं, स्विच स्टेटमेंट के भी और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के भी और नेस्टेड कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के भी। इन केस अगर कोई भी इशू आप लोगों को होता है, ड्रॉप अ मैसेज और ड्रॉप अ कमेंट बिलो माय वीडियो, और उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दे दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।